फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को 7 अक्टूबर के दिन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस जंग में अब तक फ़लस्तीन अथॉरिटी के मुताबिक 43,000 लोग मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अब ये जंग शिफ्ट होकर के पड़ोसी मुल्क लेबनान तक पहुंच गई है। 17 सितंबर को लेबनान के अंदर तकरीबन 3,500 पेजर अटैक्स हुए थे और उसके अगले दिन बड़े पैमाने पर सोलर पैनल ब्लास्ट हुए थे, आईफोन मोबाइल ब्लास्ट हुए थे और वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए थे। उन धमाकों में मरने वालों की सही तादाद की कोई जानकारी नहीं, लेकिन अनऑफिशियली 700 के करीब लोग उसमें मारे गए थे और तकरीबन 2,500 लोग ज़ख्मी हुए थे। अब पिछले 24 घंटे से इसराइल और लेबनान की या हिजबुल्लाह की बहुत भयानक जंग चल रही है। इस जंग में लेबनान के अंदर अब तक कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं। 12 महीने से जो जंग जारी है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल की, इस जंग में हिजबुल्लाह, हूती, हमास ये मिल करके इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और ईरान पीछे से इनको मदद कर रहा है। जो भी मुमकिन मदद है वो उधर से ईरान की तरफ से की जा रही है। अमेरिका, यूरोप के मुल्क, रूस, चाइना और अरब के मुल्क ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई मुआहदा हो जाए, जंगबंदी हो जाए, मगर वो अभी तक जंगबंदी कराने में कामयाब नहीं हो सके। अब ये जंग फ़लस्तीन से बाहर तक फैल चुकी है। जंग अब शिफ्ट होकर के लेबनान पहुंच चुकी है। कल बीते रोज़ बड़ी भयानक जंग रही। 23 सितंबर को 1100 से ज़्यादा मकाम पर इसराइल ने हवाई हमले किए या अटैक्स किए। ज़मीन से मिसाइल फायर किए, रॉकेट फायर किए और मोर्टार के गोले दागे। भारी तबाही हुई है लेबनान के अंदर और जो टारगेट्स थे वो हिजबुल्लाह के एमुनेशन डिपो थे। हिजबुल्लाह की जो सैनिकों की छिपने की जगहें होती हैं, ठिकाने होते हैं, क्योंकि एक दूसरे मुल्कों को सबकी जानकारी हो जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, तो उससे जानकारियां हासिल कर लेते हैं। 1100 से ज़्यादा मकाम पर लेबनान के अंदर एक दिन में ये हमले हुए हैं इसराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह ने भी बराबरी से जवाब दिया और कार्रवाइयाँ की इसराइल के अंदर। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों में उन्होंने एक के बाद एक 5-6 बार रॉकेट फायर किए इसराइल के अंदर और ये पूरे इसराइल में उन्होंने निशाना बनाया। हाइफा सिटी, हाइफा पोर्ट को निशाना बनाया। भारी तबाही हुई है हाइफा पर। जो तस्वीरें और वीडियोस हासिल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारी मुश्किल है, थोड़ा हम दिखा नहीं सकते हो वीडियोस को या तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। कम्युनिटी वायलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल जाता है। भयानक तरीके की आग लगी हुई है जगह जगह पर, हाइफा पोर्ट पर, हाइफा सिटी के अंदर।
किरेट सिमोना में जहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल के, उसको हिजबुल्लाह ने टारगेट किया और भारी तबाही की। मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसराइल की आर्मी के जो डिपोज थे, दर्जनों डिपोज को लेबनान ने अपने हमलों में टारगेट किया। भारी तबाही वहाँ भी हुई है। टेल अवीव के अंदर, इसराइल की राजधानी के अंदर मिसाइल फायर किए गए और जगह जगह वहाँ आग लग गई। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है। उसने बड़े हमले किए और इनमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है। ऐसे मिसाइल फायर किए गए जिनकी रेंज ज़्यादा है। पहले 20-25 किलोमीटर के दायरे में इसराइल के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे थे। अब पूरा इसराइल उसके निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक इसराइल के 3 दर्जन से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई है हिजबुल्लाह के हमलों में और सैकड़ों सैनिक जख्मी हुए हैं। इसराइली सेना के कई सारे डिपो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब ये जंगें चल रही हैं, चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये मजहबी जंगें हैं। जुनून, पागलपन, सवार है लोगों पर, ऐसे लोगों पर जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, जो धर्म की आचार संहिता को भी नहीं जानते हैं, समझते भी नहीं हैं। उनके ऊपर पागलपन सवार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर जब हमला हुआ था, उसके बाद वो इसराइल आते हैं। इसराइल के अंदर जब वो लैंड करते हैं तो कहते हैं, आई केम हेयर ए जियो, मैं यहाँ पर आया हूँ एक यहूदी के नाते। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं, आई एम ए जियो। 9/11 को जब ट्विन टावर पर हमला हुआ था तो जॉर्ज बुश ने अपने पहले संबोधन में कहा था, दिस इज वॉर अगेंस्ट क्राइस्ट। और उसके बाद फिर उसने अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर हमले किए थे, या अफगानिस्तान पर हमले किए थे, जंग शुरू की थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो दुनिया में यह मजहबों की जंगों का दौर है और ये बहुत लंबे वक्त से चलती आ रही है और कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये ख्याल रखें, कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि अब इसमें एक नई पार्टी, भारत के हिंदुत्ववादी भी शामिल हो चुके हैं। आने वाले वक्त में ये जंगें बहुत भयानक रूप इख्तियार कर लेंगी। चाइना की तरफ से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया, उन्होंने कहा, चाइना फर्मली सपोर्ट्स लेबनान इन सेफगार्डिंग सोवरेनिटी सिक्योरिटी। ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बयान दिया। यूनाइटेड नेशन के अंदर इस पर बातचीत हुई तो लेबनान के अंदर हमले हो रहे, ख़ास तौर से जो पेजर अटैक्स हुए थे, लेकिन यह संस्था पूरी तरह से अमेरिकी संस्था है, यूरोप की संस्था है। तो अपना कोई भी फैसला अगर वो करती है, कोई भी आदेश देती है, तो मनवा नहीं सकती। ताकत की जंग है ये। जो ताकतवर हैं वो मनमानी करते हैं, कमज़ोरों को दबाने की कोशिश करते हैं।
मुस्लिम मुल्कों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई हैं और जैसा वो हमेशा करते हैं कंडेम, इसराइल के हमलों को कंडेम किया गया है और लेबनान के साथ यकजहती जाहिर की गई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन वो मुस्लिम उम्मा का अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश करते रहे और मुस्लिम उम्मा उनके ऊपर बिलीव भी करती है, ऐसा मानती भी है कि ये मुस्लिम कौम के खलीफा हैं या लीडर हैं पूरी दुनिया में। मगर तुर्की भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कोई असरदार कदम नहीं उठा पाया कि वो इसराइल को रोक सके। हम ये कह सकते हैं कि जिस पर पड़ती है उसी को भुगतना पड़ता है, ऐसा कुछ हो रहा है। हमास के साथ जंग शुरू थी इसराइल की, भारी तबाही मचाई इसराइल ने और पूरा फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया। गाज़ा सिटी, खान यूनिस, रफ़ा, वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों को बिल्कुल नेस्त नाबूद करके रख दिया। लेकिन हमास का जो ताना बाना है वो पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर बाकी है। कुछ खबरें 2 दिन पहले इस तरह की भी थी कि हमास के जो लीडर हैं याहिया सिनवर, उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी ज़राए से उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस्माइल हनिया की मौत के बाद या उनके कत्ल के बाद याहिया सिनवर के ज़िम्मे हमास की लीडरशिप की गई थी और वही अब तक जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं की कमांड में जारी है। ये हमास के सबसे बड़े लीडर हैं याहिया सिनवर। नेतन्याहू इज अ कनिंग पर्सन, बहुत ही कमीना काइया शख्स है। फ़लस्तीन के साथ जंग शुरू होने के बाद उसने अपना एक बयान दिया था, 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले की बात है ये, और उसने पूरा वो जिक्र कि याद करो वो वक्त जब यहूदियों को उनकी ज़मीन से निकाला गया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। क्या उनकी औलाद इसहाक और याकूब नबी का दौर आता है और याकूब नबी हज़रत इसहाक की औलाद जो थी वो अरब आ गई थी मक्का, और फिर बाद में मक्का में बनु हाशिम और ये जो कबीले हैं वो उन्हीं की नस्ल में से हैं। हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब उनकी औलाद में से वो फिर 12 उनकी औलाद, और फिर वो इजिप्ट पहुँचते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरा एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो वहाँ लेकर के पहुँच जाता है कि याद करो वो वक्त किस तरह से यहूदियों को निकाला गया था उनकी ज़मीन से। हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, वहाँ पहुँचता है वो। हैकल सुलेमानी जो एक किला, हैकल किला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। दुनिया को ये लोग, भारत के हिंदुत्ववादी, इसराइल के ज़ायनिस्ट
वो हज़ारों हज़ार साल पहले, दसियों हज़ार साल पहले इस दुनिया में ले जाना चाहते हैं। स्टोन एज से भी पहले के दौर में ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए वो मजहब को आगे ला करके रख देते हैं। ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। इनके अपने जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये लोगों को गुमराह करते हैं, और दुनिया में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी लोग मारे जाएं, बेकसूर मारे जाएं। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे वो बड़ी ख़तरनाक, भयानक है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और किसी भी मज़हब का शख्स हो, इंसान है, आप इस तरह से लोगों की जानें लेते हैं, पूरा सर खुला हुआ पड़ा हुआ है, भेजा फैला हुआ है ज़मीन पे, खून बिखरा हुआ है चारों तरफ, और तड़प रहा है। तुमको दर्द नहीं होता है? उन ज़ालिमों, जल्लादों। मगर ये जो ताना बाना बना हुआ है दुनिया का, इसको तोड़ना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग तो मज़हबों के गुलाम हैं। और जैसा जो कोई बता देता है उसको समझते ही यही मज़हब है। जानकारियां है नहीं, हर बात को अपने अपने मज़हब से जोड़ देना। हम यहाँ भी देखते हैं भारत के अंदर वैसा ही कुछ चल रहा है। सूरत हाल आगे चल के और बिगड़ेंगी अगर इनको किसी तरह से नहीं रोका गया, और रोके जाने का कोई रास्ता तरीका है नहीं। मुसलमानों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बेबस, असहाय कौम है। 72-74 जो मुल्क हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो कोई भी बात अपने तरीके से मनवा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। उनके पास दौलतें हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए हैं। दुनिया की जो ज़रूरतें हैं, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी होती है, फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर उन्होंने कभी काम नहीं किए। राजशाही कायम की। रसूल अल्लाह ने फतेह मक्का के वक्त एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम किया था, मॉडल, जिसको मदनी रियासत इमरान खान बोल देते हैं। वो मुसलमानों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यूरोप से जब डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई थी, मोनार्की ख़त्म हो गई थी, उसको अरब के मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। आज भी वो लोग किंग, क्राउन प्रिंस और राजे महाराजे हैं। वो जनता के लीडर नहीं है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो किंग्स हैं। मदनी रियासत फतेह मक्का के बाद जो कायम हुई थी, वो अल्लाह के रसूल के पर्दा कर लेने के बाद मुस्लिम मुल्कों में दम तोड़ गई। अब बेबस, बेआस, बेसहारा ये मुल्क अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं, कभी यूरोप की ग़ुलामी करते हैं,
और कभी दूसरे मुल्कों की चापलूसी करते हैं। उनकी जंगें चलती रहेंगी, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो धार्मिक हो ना हो, लेकिन मज़हब के नाम पर बहुत ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, और उनके लिए फिर कोई आचार संहिता, कोई कानून, कोई तौर तरीके नहीं रहते हैं, और वो खून खराबा करने में बुरा नहीं मानते हैं। ऐसा ही कुछ आप लेबनान में देख सकते हैं। फ़लस्तीन में आपने देखा 43-44 हज़ार जो शहादतें अब तक हुई हैं, आधे बच्चे हैं उसमें, 70% बच्चे और औरतें हैं शहीद होने वालों में, मासूम बच्चे। उनकी तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको रुला देंगी, आपके आंसू निकल आएंगे। जालिम से जालिम, सख्त से सख्त इंसान, उसकी आह निकल जाएगी। लेकिन ये जो जालिम है, जो मजहबी जालिम है, ज़ायनिस्ट, नेतन्याहू जैसे, जो बाइडेन जैसे, मैक्रोन जैसे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शहर जलता है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। ये आग हम अपनी लगाई है, यहाँ अपनी खुदाई है। ये खुद आग लगाते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी अपनी खुदाई है। जल्लाद हैं ये लोग। शुक्रिया आप सभी का।